अस्सलाम वालेकुम, हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक मेडिसिन। तो जैसे कि हम थायराइड ग्लैंड का पढ़े थे, तो अब ऐसा ये सीन है कि आज हमने थायराइड की मेडिसिन और सर्जरी पढ़नी है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरथायराइडिज्म का, ठीक है, और कल इंशाल्लाह हाइपोथायराइडिज्म का। इसमें क्या होगा कि हम पढ़ेंगे कि हम अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमने जब उसे डायग्नोज करना है कि वो हाइपोथायराइडिज्म का है या हाइपरथायराइडिज्म का, तो उसके लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, जो डायग्नोसिस हैं, जो सिम्टम्स लेके आएगा, ठीक है, वो सारा हमने इसमें पढ़ना है। कि सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे, तभी मैंने इसके ऊपर मेडिसिन और सर्जरी लिखा है कि मतलब मेडिसिन में भी वो चीज़ जाएगी और सर्जरी में भी वो चीज़ होगी कि हम सर्जरी से कैसे ट्रीट करते हैं और मेडिसिन से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि एक पेशेंट हमारे पास आता है थायराइड से रिलेटेड। आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट हो या हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट हो, आपने उसका जो बेसिक फर्स्ट लाइन टेस्ट करना है ना, वो TSH करना है, मतलब TFT, थायराइड फंक्शनल टेस्ट। आपको पता है थायराइड फंक्शनल टेस्ट में कौन से आ जाते हैं? TSH होता है हमारे पास थायराइड फंक्शनल टेस्ट में, हमारे पास ये TSH होता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। और हमारे पास T3 T4 चेक करते हैं। वो T3 T4 क्या होता है? फ्री T3 T4 वो होता है जो थायरोग्लोबिन के साथ हमारे पास थायरोग्लोबिन्स के पास हमारे पास अटैच नहीं होता। ठीक है, वो टोटल हमने नहीं देखना, हमने फ्री देखना है जो बॉडी में वर्क करता है। ठीक है, TSH देखना है और T3 T4 देखना है। ये हमारी फर्स्ट लाइन डायग्नोसिस होनी चाहिए। ठीक है, पहले मैं कैसे पढ़ाती थी कि मैं साथ साथ लिखती थी, तो अब उसमें ऐसा होता था कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था और वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे खुद भी बहुत मसला होता था लिखने में, बार बार समझाने में। तो वो इसलिए अब मैं ये थोड़ा लिख देती हूँ ताकि बाद में चीज़ मेरे लिए भी ईजी रहे और आपके लिए भी वीडियो भी थोड़ी छोटी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस में आपने क्या करना है, आपने बेसिक टेस्ट करना है TFT और TSH। ठीक है, TFT TSH में क्या आ जाएगा हमारे पास? TFT में TSH भी और T3 के साथ आ जाएगा। अब होगा क्या कि हम पढ़े अभी तो हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म में दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमें पता था कि हम पढ़े थे कि हाइपरथायराइडिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म की आपको पता है 2 टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। अब ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, तो आई गेस इसको न्यू बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, और ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब मैंने पहले भी बताया था सेकेंडरी में क्या होता है कि मसला हमारे CNS में होता है। ठीक है, मसला हमारे CNS में होगा और हमारे पास जो प्राइमरी है उसमें क्या होगा, मसला हमारे ग्लैंड के अंदर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले जानना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। जब हम लोगों ने लैब वैल्यूज़ चेक करनी है, जब हम लोगों ने मैंने आपको बताया था बेसिक फंक्शन चेक करना है TFT, तो हमने TSH भी चेक करना है और हमने T3 T4 भी चेक करना है। अब प्राइमरी में TSH कम होता है और T3 T4 ज़्यादा होता है। सेकेंडरी में TSH ज़्यादा बनेगा और T3 T4 भी ज़्यादा बनेगा। ये क्यों बनेगा? ये इसलिए बनेगा कि क्या होगा कि हमारा मसला किस में आ रहा है? ब्रेन में। सेकेंडरी में ब्रेन मसला आ रहा है। ब्रेन TSH ज़्यादा से ज़्यादा देगा इधर, तो ज़्यादा से ज़्यादा TSH आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा T3 T4 बनेगा। ये तो हो गई नॉर्मल सेकेंडरी की बात, बहुत सिंपल है कि TSH भी ज़्यादा होगा, T3 T4 भी ज़्यादा होगा। ये लैब वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको डायग्नोज करने में हेल्प कर देंगे। अगर ये डायग्नोज नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट डायग्नोस्टिक पे जाएंगे, लेकिन क्राइटेरियाज़ पे, लेकिन पहले ये बेसिक टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम प्राइमरी चेक करते हैं। प्राइमरी में क्या होता है? अब हमारे पास जो प्राइमरी है ना, ग्लैंड क्या करेगा, ये ग्लैंड है, ये क्या करेगा, ये कहेगा, ये जो T3 T4 ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा हमारे पास, जब हमारे पास प्राइमरी होगा तो ये T3 T4 सिग्नल भेजेगा ब्रेन को कि यार TSH कम बनाओ, मुझे TSH की नहीं ज़रूरत। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेन को सिग्नल प्रॉपर मिल जाएगा, TSH कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर TSH कम हो जाएगा। और T3 T4, अब बॉडी क्या चाहेगी? बॉडी ये चाहेगी कि यार मैं किसी तरीके क्या करूं, मैं किसी तरीके खुद ब खुद T3 T4 को कम कर दूं, ताकि हमारा वहाँ से देखिए, जब TSH नहीं आएगा तो T3 T4 नहीं बनेगा। लेकिन प्राइमरी में मसला हमारे ग्लैंड के अंदर होता है, तो वो जब T3 T4 ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा
फिर क्या होगा, फिर जब हमारे पास ये सिग्नल उधर जाएगा कि यार एक काम करें, आप TSH कम बनाएं, तो क्या करेगा ब्रेन, क्या करेगा, वो कहेगा यस सर, आपका TSH कम कर देगा। उसके बाद T3 T4 को बॉडी चाहेगी कि हम कम करें, ठीक है, बॉडी चाहेगी हम कम करें, लेकिन वो कम नहीं होगा, तो हमारे पास वो चीज़ प्राइमरी में आ जाएगी। अब ये इसको कम करता कैसे है, T3 T4 नेगेटिव फीडबैक के थ्रू सिग्नल देता है कि नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उसे कम करता है। तो ये लैब वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी TSH और TSH कम T3 T4 ज़्यादा मिले वो हमारे पास सेकेंडरी है, और जहाँ पे TSH कम और T3 T4 ज़्यादा मिले, TSH कम और T3 T4 ज़्यादा मिले, वो आपके पास प्राइमरी है, ठीक है। ये चीज़ें तो हमारे नॉर्मल हो गया। अब बात ये आती है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास प्राइमरी में कौन कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं। ग्रेव डिजीज़ आती है, टॉक्सिक नोडुलर, मल्टी नोडुलर और थायराइडाइटिस, ठीक है। ये 4 चीज़ें बेसिक है, कॉमन है। सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पेशेंट जो हाइपरथायराइडिज्म का होगा ना, वो आए किस सिम्टम्स से आएगा। सबसे पहले तो आपने सिम्टम्स भी याद रखना है। मैंने एक पूरा टेबल बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपने वो कर लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सिम्टम्स में पहले ब्रैकीकार्डिया, फिर डायरिया, फिर BP इंक्रीज़, और हमारे पास जो होगा ना हाइपो, उसमें ये सब चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। BP इंक्रीज़, हार्ट रेट इंक्रीज़, वेट लॉस होगा, क्योंकि कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बोन वीक्स हो जाएंगी, ऑस्टियोक्लास्ट का प्रोसेस ज़्यादा होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, बीटा रिसेप्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा। हमारे पास जो पेरिस्टाल्सिस है GIT का, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारे साथ ये पेशेंट्स आएंगे। अब क्या होता है कि हम लोगों के पास जो पेशेंट आया, हम लोगों ने इन बीमारियों को डायग्नोज करना है। पहले तो हम कर लेते हैं TSH T3 T4 का टेस्ट। अब हम आ जाते हैं बेसिक डिफ्रेंशिएशन टेस्ट पे। अच्छा, और एक चीज़ ये कि हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टेप 2 CK में पड़ी हुई हैं, ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी। अब हम 2 टेस्ट करते हैं, रेडियो आयोडाइड RIUT, रेडियो आयोडाइड अपटेक टेस्ट, ठीक है। रेडियो आयोडाइड अपटेक टेस्ट थायरोग्लोबिन चेक करते हैं, और हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो चेक करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम लोग ये कैसे चेक करते हैं डिफरेंट डिजीज़ में। ग्रेव में आयोडीन कैसे प्रेजेंट करता है, नोडुलर में आयोडीन कैसे प्रेजेंट करता है, थायरोग्लोबिन कैसे प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स कैसे प्रेजेंट होती हैं। आपने 2 चीज़ें ये आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये करती कैसे हैं वर्क। 1 मिनट, अब हम लोग यहाँ जाते हैं चीज़ों पे। हमने क्या पढ़ा था कि 3 चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं, एंटीबॉडी आयोडीन, रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट, और ये इस चीज़ को भी आप छोड़ दें, ठीक है। 2 चीज़ें। पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ग्रेव डिजीज़ है ना, उसे आप 2 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़, ये सिर्फ ग्रेव डिजीज़ का है, ऑटो एंटीबॉडीज़, और दूसरा रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट, ये हमारे पास ग्रेव डिजीज़ के लिए होता है। अगर आपको ऑटो एंटीबॉडी से नहीं ग्रेव डिजीज़ डायग्नोज होती तो आप RI, ठीक है, RIUT कर लेंगे। अब ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? लेट्स सपोज एक पेशेंट आया, सिम्टम्स विद हाइपरथायराइडिज्म। हमने क्या करना है कि हमने उसके हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स देखने हैं, ठीक है। हमने उसको सिम्टम्स पता चलना शुरू हो गए कि यार अच्छा इसको ये हो सकता है, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे। हम लोगों को जब हम एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे तो हमें TSHR, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलेंगी। और ये किस में होता है? ये हमेशा ग्रेव डिजीज़ में होता है। ये आपने याद रखना है कि ग्रेव डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो TSHR के अगेंस्ट हमें पॉजिटिव मिलती हैं। ये सिर्फ ग्रेव डिजीज़ में होता है, जस्ट इन ग्रेव डिजीज़, जस्ट, ठीक है। इससे हमें ग्रेव डिजीज़ अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रेडियो आयोडीन, जो हमारे पास अपटेक टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 चीज़ों को चेक कर सकते हैं। हमारे पास ग्रेव डिजीज़ है, टॉक्सिनोडुलर है, टॉक्सिक और मल्टी नोडुलर है। हम लोग बहुत इजीली, मोस्टली ये चीज़ यूज़ होती है। अगर बाकी टेस्ट क्रॉस अगर ख़त्म किसी काम नहीं आ रहे तो ये चीज़ हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। अब क्या होगा कि हम लोगों ने जो पेशेंट है हम उसे आयोडीन कॉन्ट्रास्ट ओरल देते हैं, उसको या तो इंट्रा दे देते हैं, इंट्रावीनस दे देते हैं, या फिर हम उसे पीने के लिए दे देते हैं, ओरली दे देते हैं। तो क्या होगा कि ब्लड के थ्रू ये जो आयोडीन कॉन्ट्रास्ट है ये थायराइड के पास जाएगा, ठीक है। अब जब ये थायराइड के पास जाएगा तो ये आप लेट्स सपोज ये 3 पेशेंट्स हैं,
1 पेशेंट, 2 पेशेंट एंड 3rd पेशेंट। हमने इन सबको आयोडीन कॉन्ट्रास्ट दे दिया, ठीक है, आयोडीन कंट्रास्ट। अब हम लोगों ने जब चेक किया उन्हें, तो हमें नज़र आता है कि एक पेशेंट के जो थायराइड है वो बिल्कुल पूरा का पूरा शाइनी है, ठीक है, वो पूरा का पूरा शाइन कर है। एक पेशेंट है जिसका बाकी थायराइड तो परफेक्ट है, लेकिन एक एरिया उसका शाइन कर है, ठीक है। अब हम एक पेशेंट में देखते हैं कि अंदर वाली चीज़ें हैं सही हैं, लेकिन जो नोडुलर्स है ना, वो मल्टी नोडुलर्स उस पर कॉन्ट्रास्ट आया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या होता है कि हमारा पूरा थायराइड शाइन करे, उसे हम कहते हैं डिफ्यूज अपटेक ऑफ रेडियो आयोडाइड अपटेक स्कैन, ठीक है। इस अपटेक स्कैन में क्या होता है कि जो हमारा थायराइड होता है वो पूरा का पूरा शाइनी होता है, डिफ्यूज्ड होता है कम्प्लीटली, और ये सिर्फ ग्रेव डिजीज़ में होता है। ग्रेव डिजीज़ अगर ऑटो एंटीबॉडीज से नहीं पता चल रहा, इसके आगे इसके एक सिम्टम होता है हमारे पास। सबसे पहले तो हम साइन एंड सिम्टम्स भी देखते हैं। एक्सोपैथल बॉइल्ड आइज़ हैं, ठीक है, हम वो देखते हैं। अगर वो बॉइल्ड आइज, एक्सोपैथैलम्स कुछ इस तरह का नेम है, ठीक है। अगर बॉइल्ड आइज मतलब इस तरह बहुत उभरी बाहर की तरफ आंखें होंगी, ठीक है, मैं आपको बुक से भी दिखा दूंगी। अगर वो होंगी तो ग्रेव डिजीज़ पक्का हो जाएगा। अगर हम लोगों को इससे भी नहीं अंदाज़ा हो सकता तो हम क्या करेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़। अगर आपको यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा तो हम लोग सबसे अच्छा टेस्ट ये है रेडियो आयोडाइड हमारे पास अपटेक टेस्ट, ठीक है। तो ये पूरी डिफ्यूज़ मिलेगा, तो हमने कर देना कि यार ये ग्रेव डिजीज़ है। नेक्स्ट हम लोगों ने जब उसको आयोडाइड टेस्ट दिया, उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, एक छोटा सा सिंगल जो नोड है ना, एक सिंगल पॉइंट हमें कंट्रास्ट मिलेगा। उसे हम कहते हैं टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर, जिस पे सिर्फ मतलब एक पार्ट पे जाके उसको कंट्रास्ट हुआ है। नेक्स्ट 3rd पेशेंट को भी हमने दिया था, उसमें हमें कुछ ना एक होगा, एक से ज़्यादा नोड्स पे ना कंट्रास्ट आया होगा, तो उसे मल्टी नोडुलर कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इजीली आप इससे अपने थायराइड की टाइप को, हाइपरथायराइडिज्म की जो टाइप है उसे कर सकते हैं। 3 हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रेव डिजीज़ था, टॉक्सिक नोडुलर, मल्टी नोडुलर और थायराइडाइटिस। अब आ जाते हैं थायराइडाइटिस पे। थायराइडाइटिस में क्या होगा कि हमारे पास थायराइडाइटिस में मैंने आपको बताया था हैशीमोटो है, पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस है और डी कार्विन थायराइडाइटिस है। अब हम लोगों ने पीछे पड़ा कि 3 चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं। एक ये हमारे पास रेडियो टेस्ट था, आयोडीन टेस्ट, दूसरा एंटीबायोटिक्स और तीसरा थायरोग्लोबन। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने थायरोग्लोबन नहीं यूज़ किया। थायरोग्लोबन हमेशा थायराइडाइटिस के लिए चेक किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब थायराइडाइटिस में हैशीमोटो, पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस और डी कार्विन थायराइडाइटिस, इसमें हमने थायरोग्लोबिन का टेस्ट करना है, ठीक है। हमेशा जब थायरोग्लोबिन का लेवल हमें इसमें इंक्रीज़ मिलेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, थायराइडाइटिस को शो करेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा, पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस तो बहुत इजी है, एक लेडी आई है, ठीक है, उसको किसी वजह प्रेगनेंसी के बाद थायराइड, डी कार्विन में हमें वायरल इन्फेक्शन का पता चल जाता है। चलिए मैं आपको पढ़ा रही थी, थायरोग्लोबिन जब भी चेक करते हैं ना, वो हमारे पास थायराइडाइटिस के लिए चेक करते हैं। अब चेक कैसे करते हैं, हम लोग इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ देखते हैं कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो थायरोपेरोक्सीडेज और हमारे पास थायरोग्लोबिन होता है, अगर इसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हों तो हमारे पास हैशीमोटो, पेशेंट को हैशीमोटो थायराइडाइटिस होता है। यहाँ पे क्या था कि पेशेंट को TSH के अगेंस्ट अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो ना, अगेंस्ट एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, तो वो हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ होता है। पर हैशीमोटो में क्या होता है, थायराइड पर ऑक्सीडेज और थायरोग्लोबिन के अगेंस्ट अगर हमारे पास क्या हो, एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो, तो हमारे पास वो हैशीमोटो होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, ये मैंने बनाया है, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। चलें हम लोग ये देख लें, एवोल्यूशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। अब क्या होता है, आपने फर्स्ट लाइन टेस्ट करना है मैयर T3 T4, ठीक है। आपको ये तो पता है ना TSH बनता कैसे और T3 T4 बनता कैसे, अगर नहीं बनता तो ये आपने जाके बैक पे वीडियोज़ हैं वो देख लेनी है। T3 T4 बनता है TSH, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है TFT। अब अगर इससे भी हमें डिफ्रेंसिएशन नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है और सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म हो गया, सेकेंडरी। सबसे पहले हमने देखना है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास आइज़ हमें कैसे मिलेंगी, ये हमें इसोप्थैलमस मिलेंगी, ठीक है, मतलब बॉइल्ड आइज़ मिलेंगी। अगर ये आपके पेशेंट में बॉइल्ड आइज़ अगर आपको नज़र आ रही हैं, दैट्स मीन आपके पेशेंट को ग्रेव डिजीज़ है, क्योंकि ये आइज़ सिर्फ हमेशा हमें मतलब आंखों बाहर निकली होती हैं, वो हमेशा हमें ग्रेव डिजीज़ में मिलती हैं। अगर आपको ये साइन सिम्टम्स ग्रेव डिजीज़ में नहीं मिल रहे तो आपने करना है RIU टेस्ट, रेडियो आयोडीन एक्टिव ऑलवेज इंक्रीज़। अब ऑलवेज इंक्रीज़ का क्या मतलब होता है, ग्रेव डिजीज़ हो, नोडुलर हो, मल्टी नोडुलर हो, टॉक्सिक मल्टी नोडुलर हो, आपको हमेशा रेडियो आयोडीन अपटेक हमेशा इंक्रीज़ मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब ये इसमें क्या होगा
ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। पहले मैंने पीछे बता दिया, ग्रेव में होगा तो फुली शाइनी होगा, टॉक्सिक नोडुलर में होगा तो एक नोड होगा, अगर मल्टी नोडुलर में होंगे तो सारे नोड्स उसके हुए होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अगर हम दूसरी बात कर लें थायराइडाइटिस की, तो थायराइडाइटिस में हमेशा हमें रेडियो आयोडीन अपटेक कम मिलेगा और थायरोग्लोबन्स इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हैशीमोटो और हमारे पास पोस्टमार्टम होगा। अब यहाँ पे एक केस बनता है कि यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि अगर थायरोग्लोबन हमें ज़्यादा मिल रहा है तो वो हमारे पास थायराइडाइटिस है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि हमारे पास थायरोग्लोबिन डिक्रीज़। अगर थायरोग्लोबिन हमारे पास डिक्रीज़ होगा तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो पेशेंट है वो बाहर से कोई एक्सोजीनियस मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, कोई मेडिकेशन ले रहा है, लिवोथ्रॉक्सिन ले रहा है, ठीक है, बाहर से ले रहा है फॉर वेट लूज, जिसे हम फ़िक्टिशियस डिसऑर्डर कहते हैं। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है पीछे हाइपरथायराइडिज्म के कॉजेज़ में, ये आपने वहाँ से देख लेना है। इसको हम एक्सोजीनियस कहते हैं। तो ये टेबल अगर आप लोग कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अच्छा, तो हम लोग ट्रीटमेंट पढ़े थे, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले जब भी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है ना, सबसे पहले आपने जो उसकी चीज़ देखनी है वो आपने देखना है कि उससे ना सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होती है ना वो हमारे पास हमेशा सिम्टोमेटिक होती है। हम हमेशा पेशेंट के सिम्टम्स के साथ उसको चेक करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास कोई आया है, ठीक है, और हमने उसका हमारे पास थायराइड जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, थायराइड कंफर्म हो गया है उसका, जस्ट अ मिनट, उसका थायराइड कंफर्म हो गया। अब हम लोगों ने उसकी सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम लोग हमेशा जो नॉर्मली या बहुत मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना वो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं, जिसमें हम लोगों के पास मोस्ट कॉमनली जो डॉक्टर्स देते हैं वो प्रोप्रानोल है, ठीक है। एक ये चीज़, ये फार्माकोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं वो हमारे पास है एंटी थायराइड मेडिकेशन। जस्ट अ मिनट, एंटी थायराइड मेडिकेशन है हमारे पास, ठीक है। एंटी थायराइड मेडिकेशन में आपने दो एंटी थायराइड मेडिकेशन क्या होती हैं कि जो हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के लिए पेशेंट मेडिसिन यूज़ होती हैं, T3 T4 को कम करने के लिए जो हमारे पास चीज़ें यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी थायराइड मेडिकेशन। उसमें हमारे पास एक नंबर 1 आती है PTU, नंबर 2 आती है मेथामेजोल, ठीक है। अब PTU है प्रोपाइल थियो यूरेसिल और दूसरा मेथामेजोल। अब इनका फंक्शन क्या होता है, आपको इनकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। इनका फंक्शन क्या होता है कि यार इन्होंने असल में जो T3 ने ना T4 में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है, बॉडी में फंक्शन करने के लिए। मैंने आपको उस दिन बताया था T4 ग्लैंड में ज़्यादा बनता है लेकिन बॉडी में T3 काम करता है। 99% हमारी बॉडी में जो काम है वो T3 का है। मैंने आपको पहले भी बताया था 5 प्राइम उसको कन्वर्ट करेगा। पीछे सारे फिजियोलॉजी के लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब T3 ये क्या करेगा, T4 से T3 नहीं बनने देगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ही T3 है, T4 से हमारे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। T3 को ये नहीं बनने देगा क्योंकि हमारे पास 99% हमारा क्या काम है, T3 का हमारी बॉडी में काम है। तो जब T3 ही नहीं वो बनने देगा तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन हम ये तो इन सब दोनों की कॉमन है, लेकिन ये जो PTU है इसका एक एडिशनल काम है, वो थायराइड पेरोक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है। थायराइड पेरोक्सीडेज क्या था, वो एक मैंने आपको बताया था, बंदा है, उसके बाजू हैं, उसकी टांगें हैं, उसके बाजू ने आयोडाइड को आयोडीन में उसकी टांगों ने आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, बाजुओं ने एक टायरोसिन और आयोडीन को पकड़ के हमारे पास T3 T4 बनाने हैं। मतलब T4 बनेगा 2 डायो लेके और T3 बनेगा मोनो प्लस डायो को लेके ये T3 बनेगा, ठीक है। ये पीछे वाली सारी फिजियोलॉजी है। थायराइड पेरोक्सीडेज हमारे पास ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से फिर आयोडाइड आयोडीन में नहीं कन्वर्ट होगा। ये जब T3 T4 के साथ कंबाइन, जब ये दो चीज़ें आपस में कंबाइन नहीं होंगी, ना T3 बनेगा ना T4 बनेगा, ठीक है। इससे हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। अब क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में भी बताया जाता है और टीचर्स भी समटाइम पूछ लेते हैं कि ये जो PTU है प्लस हमारे पास मेथामेजोल है, ठीक है, ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये अगर ये एक साइड पे आपको ट्रीट करें, दूसरी साइड पे आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी दे रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर एक चीज़ ठीक करिए उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो लेट्स सपोज हम एक केस ले लेते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो आपके पास आती है, ठीक है।
अब उसको कभी भी वो बीपी की हाइपर उसको थायराइडिज्म है, लाइक वो थायराइड के पेशेंट है, आपने कभी भी उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी मेथामोजोल नहीं देनी। ये आप लोग लिख लें कि कभी भी प्रेग्नेंट लेडी हाइपरथायराइडिज्म की कंप्लेंट के साथ आती है, कभी भी मेथामोजोल नहीं देनी। ये क्या करती है कि हमारे पास प्लेसेंटा में जाती है, बेबी के जाके जो लिम्ब है ना उसको ख़राब करती है। तो बेबी में क्या आ जाता है, लिम्ब डिफेक्ट आता है। ये बात याद रखिएगा, बेबी में क्या आ जाती है, लिम्ब डिफेक्ट आता है। तो ये बहुत डेंजरस है। हाँ, फिर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इनको मेथामोजोल दे सकते हैं। अब वो कहते हैं कि चलें ठीक है ये तो दे देंगे, लेकिन हम लोगों को पेशेंट है उसको ठीक भी तो करना है, तो हम क्यों ना को मेडिसिन दें। तो पीटीयू हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती है, मेथामोजोल हमेशा सेकंड एंड थर्ड में दी जाती है, फिर सेकंड थर्ड में पीटीयू को हम ख़त्म कर देते हैं। ये है। अच्छा, अब एक और केस है कि एक पेशेंट आया, ठीक है। वो पेशेंट क्या है, वो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट ही, ठीक है। अब वो कंप्लेंट लेके आया है कि यार इसको नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, वो आया है हमारे पास, कहता है कि यार मुझे ना, वो हाइपरथायराइडिज्म की मेडिकेशन ले रहा है, हाइपरथायराइडिज्म की मेडिकेशन ले रहा है, प्लस ना वो आके कंप्लेन करता है डॉक्टर से, ठीक है। कंप्लेंट को क्या, मुझे आई थिंक ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। कंप्लेंट क्या करता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं, ठीक है, बार बार इन्फेक्शन हो रही है। तो अब आप बताएं कि साथ में वो हाइपरथायराइडिज्म की मेडिसिन भी ले रहा है और बार बार कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है कि यार उसे इन्फेक्शंस हो रही हैं, उसके साथ उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है कि उसको फीवर भी हो रहा है, ठीक है, फीवर हो रहा है। वो क्या कहेगा कि अब हम लोगों ने देखना है कि ऐसा भी तो हो सकता है किसी मेडिसिन का हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि वो कोई एक ले रहा है हमारे पास थायराइड को ट्रीट करने वाली मेडिसिन, क्योंकि उसे हाइपरथायराइडिज्म है, तो हमेशा पीटीयू बहुत ज़्यादा दी जाती है। मैंने आपको पहले बताया पीटीयू का साइड इफेक्ट भी होता है। पीटीयू क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो हमारा बोन मैरो होता है ना, उसे जाके सप्रेस कर देता है, हमारा बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। हमारा बोन मैरो सप्रेस होता है, इसकी वजह से हमारे पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया हो जाता है। न्यूट्रोपीनिया का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, वो कभी भी इन्फेक्शन से हमारे पास फाइट नहीं कर सकेगा, ठीक है, जिसकी वजह, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना हमारे पास, वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होते हैं, ठीक है, डिफेंसिव होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए। जब वही नहीं होंगे तो हमारे पास में बार बार इन्फेक्शंस हो रही होंगी, बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा। अब चीज़ यहाँ आती है, जब भी आपने इस तरह का पेशेंट देखना है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जब भी वो आपके पास आएगा आपने उसकी ड्रग्स ही स्टॉप करवा देनी है। ड्रग्स तब तक स्टॉप करवानी है जब तक उसका सीबीसी का रिजल्ट नहीं आता। आपने उसका फ़ौरन सीबीसी का रिजल्ट देखना है, आपने उसको हमेशा उसके ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल देखने हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स में अगर कुछ भी आया तो 99% कन्फर्म है कि इस बंदे को मतलब ल्यूकोसाइट्स हमारे पास ज़्यादा है। ल्यूकोसाइट्स कब ज़्यादा आते हैं, जब हमारे पास बॉडी में इन्फेक्शन होती है। अगर हमारे पास ल्यूकोसाइट ज़्यादा आ गए, 99% श्योर है कि इस पेशेंट को क्या है, हमारे पास पीटीयू की वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हुई है। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन इस पेशेंट की ड्रग स्टॉप करके आपने कर देना है उसको क्या कर देना है, ड्रग स्टॉप कर देना है, क्योंकि इस ड्रग की वजह से हमारे पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई है, वो टॉक्सिक हो गया हमारे पेशेंट की बॉडी के लिए। और दूसरा क्या बन गया उसके अंदर, ग्रैनुलर साइटोपिनिया, ठीक है, ग्रैन्यूल्स बन गया उसकी बॉडी में, ठीक है। ये एक दो इंपॉर्टेंट जिसे कह लें आप कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी ड्रग की, ठीक है। नेक्स्ट ना अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर ये मेडिसिन भी इफेक्टिव नहीं है तो हम पेशेंट की हमेशा सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये सारा सिस्टम करके दोबारा बनाते हैं। तो चले, हम लोगों ने पीछे मेडिकेशंस पढ़ ली हैं, ट्रीटमेंट पढ़ ली है, तो अब हम पढ़ेंगे सर्जरी। तो सर्जरी में आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी एज अ गुड डॉक्टर सर्जरी की तरफ मूव नहीं करना। पहले हमेशा चीज़ को मेडिसिन से आपने मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करनी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा डॉक्टर हमेशा लीस्ट मेडिसिन देता है। वो अपने पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है कि वो किसी तरीके बगैर मेडिसिन के, बगैर सर्जरी की तरफ जाए, वो परफेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले सर्जरी की कुछ इंडिकेशंस देख लेते हैं।
अगर आपने सर्जरी की तरफ तब मूव करना है अगर आपका पेशेंट मेडिसिन से रेजिस्टेंस हो जाए, थायरॉक्सिन से रेजिस्टेंस हो जाए आपका पेशेंट, तब आपने सर्जरी करनी है। दूसरी चीज़, अगर आपका पेशेंट कहता है कि यार मुझे ना मेडिसिन नहीं लेनी, आई डोंट लाइक मेडिसिन, तो आप मेरी सर्जरी करें। पहली बात तो आपने उसे कन्विंस करना है कि सर्जरी में बहुत सी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। अगर आप उन कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो आप एक बार मेडिसिन लेके ट्राई करें, लेकिन स्टिल अगर वो रेजिस्ट करता है तो कभी भी आपने पेशेंट की विल के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, ठीक है। अपना मशवरा कभी भी नहीं थोपना, ये एक गुड डॉक्टर की निशानी होती है, सम फ्यू पॉइंट्स एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। और तीसरा, आपके पास जब ग्रेव डिजीज़ हो तब भी आप सर्जरी कर सकते हैं, ये इंडिकेशंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं, सर्जरीज की 2 टाइप होती हैं, एक हम कहते हैं लोबेक्टमी होती है और एक थायरॉइडेक्टमी होती है। लोबेक्टमी का क्या मतलब होता है कि हमारे जो थायराइड होते हैं उसके 2 लोब्स होते हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि यार इसका एक लोब ख़त्म करने से हमारा मसला परफेक्ट हो सकता है तो हम उसकी लोबेक्टमी कर देते हैं। थायरॉइडेक्टमी में क्या होता है कि हमने पूरा का पूरा थायराइड ही निकाल देना है, ठीक है। आपके लिए ये जाना भी बहुत ज़रूरी है एनएलई के लिए। बाकी ये जो आप जाएंगे जब एफसीपीएस करने लगेंगे तो वो हार्प डॉगर की जो बुक्स वगैरह आपने पढ़नी है इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने हमेशा ये एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी अगर आप कुछ ऐसा करते हैं ना, तो जैसे हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है। आपने याद रखना है कि अगर आप सर्जरी करेंगे तो उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये मैं पहले भी वैसे थोड़े जब मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था मैं बता चुकी थी। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों ने कैसे याद रखनी है। सबसे पहले कि एक पेशेंट को अगर आप देखें, यहाँ पे ना हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके आगे ट्रैकिया भी पड़ा होता है, ठीक है। जब भी आप थायराइडेक्टमी करते हैं, ये थायराइडेक्टमी के लिए है, ठीक है। जब भी आप थायराइडेक्टमी करते हैं कि पेशेंट के ना ट्रैकिया भी समटाइम्स प्रेस हो जाता है, ठीक है। जब हमारे पास ट्रैकिया स्ट्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रैकिया से प्रेस होगा उसके बाद हमें वहाँ पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से ब्लड वहाँ पे हीमाटोमा बन जाएगा, ठीक है। हीमाटोमा की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो ब्लड होगा, फिर हीमाटोमा बनेगा, ट्रैकिया सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथ प्रॉब्लम आएगी। वो कहेगा यार मैं ना आया हूँ, मतलब अगले दिन अगर आपने उसकी की है, पहले दिन मतलब आप ये समझ लें कि अभी आपने उसकी थायराइडेक्टमी किया, अगले दिन आप जाते हैं वार्ड में उसको चेक करने, तो ये उसको प्रॉब्लम आएंगे, तो इस मीन कि आपके पास वहाँ पे उसको हीमाटोमा हो गया। दूसरी बात, हॉर्सनेस क्या होती है, आवाज़ का थोड़ा उखड़ जाना, मतलब भारी आवाज़ हो जाना। अब इसमें क्या होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप थायराइडेक्टमी करते हैं तो सम टाइम वहाँ पे आपके पास एक रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, अगर वो ख़त्म हो जाए ना तो आपके वोकल कॉर्ड का मसला होता है, क्योंकि वो आपके बिल्कुल इन्फीरियर जो होती है ना आर्टरी, उसके पास ही ये नर्व गुजर रही होती है। ये थायराइड है ना, थायराइड के ऊपर से सुपीरियर आ रही होती है, यहाँ से इन्फीरियर थायराइड आर्टरी आ रही होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके साथ होती है। सम टाइम हम लोग हमेशा यहाँ से करते हैं ताकि अगर हम यहाँ से उसको सप्रेस करेंगे तो ये नर्व भी सप्रेस हो सकती है, ठीक है। और ऊपर का भी यही हिसाब है, एक्सटर्नल जो हमारे पास आ रही होती है। अच्छा, अब हॉर्सनेस हो जाएगी, क्यों होगी कि सम टाइम जब हम लोग करते हैं तो हमारी रिकरेंट लेरेंजियल आर्टरी कभी कभी कट हो जाती है, या उसमें कोई कट सा आ जाता है, या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो वो आवाज़ की हॉर्सनेस हो जाती है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, हाइपोकैलेसीमिया होता है। अब आपने ना पेशेंट नंबर लिया, पेशेंट 1 था आपका, पेशेंट 2 था, पेशेंट 3, सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ें हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो आपके पास आएगा, मतलब लेट्स सपोज आप उसके पास गए हैं, वो कहेगा आफ्टर 2 वीक, पेशेंट 2 वीक के बाद आया, ठीक है, आफ्टर 2 वीक आएगा, वो कहेगा सर मुझे मसल स्पाम हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, ठीक है। आपको हिस्ट्री में बताएगा कि उसकी थायराइड सर्जरी हुई हुई है, थायराइडेक्टमी हुई हुई है, फिर आप उसको चेक करोगे तो उससे टेटनी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लाइक कैल्शियम वगैरह उसका कम हो रहा होता है, उसे कार्पेडल स्पैम्स आ रहे होते हैं। आप उसकी जब चीक्स पे आप करते हो, टैप करते हो, तो आपको चुवेस्टिक साइन ये नेक्स्ट में आप वीडियो देखिएगा, आप ना जी आपकी चीक्स आप इन पे प्रेस करते हो तो ना आपको स्पाज्म सा फील होता है, ठीक है, टैप करने से, तो उससे हम चुवेस्टिक साइन कहते हैं। चुवेस्टिक साइन आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो आपने उसका हमेशा उसको हाइपोकैलेसीमिया होगा। अब हाइपोकैलेसीमिया होता क्यों है, आपके जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं ना, उनके पीछे क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स भी पड़े होते हैं। सम टाइम सर्जन से क्या होता है कि वो पैराथायराइड भी ग्लैंड्स होते हैं, वो कभी कभी कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को फिर हाइपोकैलेसीमिया हो जाता है, ठीक है। आपने ये चीज़ें किस तरह याद रखनी है, सबसे पहले आपने याद रखना है, हमने स्टार्ट क्या किया था, टाइप्स, फिर टाइप्स में कौन सी डिजीज़ आती हैं, बेसिक लाइन टेस्ट, फिर 3 कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट किस किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में यूज़ होते हैं, ठीक है।
और उसके बाद फिर आपने ट्रीटमेंट पढ़नी है कि ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ आती है। फिर आपने देखना है ट्रीटमेंट के बाद हमने सर्जरी की तरफ, कॉन्ट्राइंडिकेशन ट्रीटमेंट के बाद हमने सर्जरी पे जाना है। उसके बाद एक टॉपिक है थायराइड स्ट्रोम, वो नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। अच्छा ठीक है, हम थायराइड स्ट्रोम की बात करते हैं। थायराइड स्ट्रोम में क्या होता है कि पेशेंट है ना, उसकी बॉडी में सडन T3 T4 है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब फ़ौरन से, मतलब आपको पता भी नहीं चलता। और T3 T4 बहुत सडन इंक्रीज़ हो सकता है। उसके कॉज में क्या होगा कि किन किन कॉजेज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को, उसको कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कोई प्रीवियस सर्जरी रह चुकी है, तो क्या होगा, ये जाके क्या करेगी, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको इंक्रीज़ कर देगी। जब वो इंक्रीज़ होगा तो क्योंकि ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है, T3 T4 ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अच्छा चलिए केस हो जाता है कि एक पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है हाइपरथायराइडिज्म की। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि केसेस के साथ बताऊँ क्योंकि वो इजी रह जाते हैं, मतलब जैसे ही मैं कोई केस पढ़ती हूँ मैं फ़ौरन उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। पेशेंट है, उसको प्रीवियस हिस्ट्री रही है हाइपरथायराइडिज्म की। ठीक है, क्या हुआ, अब वो मेडिकेशन ले रहा है। सडन से ऐसा होता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फ़ौरन उसको हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, पेशेंट कोमा में चला जाता है, उसको डेलिरिज्म हो जाता है, उसको अल्टरमेंटल स्टेटस आता है, मतलब CNS के प्रॉब्लम्स आते हैं, डिल्यूजन्स होती हैं, जितनी भी मतलब इस तरह की कंडीशन है, उसको हाइपरथर्मिया हो जाता है, मतलब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इन सब जब पेशेंट में आप देखें तो पेशेंट को थायराइड स्ट्रोम हुआ होता है। ये पेशेंट थायराइड स्ट्रोम वाले होते हैं। ठीक है, इनकी मेडिकेशन में भी क्या आ जाता है, आप सबसे पहले IV फ्लूइड्स दे लो, फिर उसके बाद एंटी थायराइड मेडिकेशंस दे दो, प्रोपेरानोल दे दो, PTU वगैरह। ठीक है, ये थायराइड स्ट्रोम होता है। और ये थायराइड का जो है ना, जो जिसे कहते हैं टॉपिक, ये एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। ये हम लोगों ने चीज़ें डन कर ली। आज थायराइड ग्लैंड कम्प्लीटली डन हो गया, कम्प्लीटली A to Z। ठीक है, कल से हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं नो, कल हम लोगों ने हाइपोथायराइडिज्म के करने हैं। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म रह गए, ये कोई 5-10 मिनट का, 5-6 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये हाइपर थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट हो जाएगा। इसको होड़ से पढ़िएगा, बुक्स भी पढ़ लीजिएगा। और मीथ्स, बल्कि मैं आपको ये तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आप ज़रा बुक से भी एक बार देख लें। ये स्टेप्स 2 की सीखी है, स्टेप 2 की है। स्टेप 1 में ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड है। ये थायराइड का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिसऑर्डर्स। ये अभी मैंने आपको बताया था कि हाइपरथायराइडिज्म कल पढ़ना, तो ये हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है, और थायराइडाइटिस है, थायरोटॉक्सिकोसिस है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ TSH स्टिमुलेटिंग एंटी ग्रेव डिजीज़। ये आपने अभी आप लोग बस ये 2 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब फीमेल प्रेगनेंसी में होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जो डोज़ है वो इंक्रीज़ करेंगे या कम कर देंगे। तो जब भी प्रेगनेंसी होती है, TBG होते हैं, जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा T4 T4 का पकड़ती है। फ्री जो होती है ना T3 T4 वो कम हो जाती है, इसलिए डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती है। ये ऊपर से आ गया हम। अच्छा, ये हमारे पास थी आइज़ ग्रेव डिजीज़ में, जिसे हम ऑप्थोमोलॉजी के ऑप्थोमोपैथी कहते हैं, ऑप्थोमायोपैथी प्री मेडिकल। ये प्री ऑर्बिटल मिक्सडीमिया, हमारे पास एडीमा हो जाता है। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट्स हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। और अच्छा, ये बाकी जो सारा टेबल पड़ा है, और ये हाइपोथायराइडिज्म आप लोगों ने कल पढ़ना है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे, अभी तक के लिए बहुत है। अच्छा, आप ये थायराइडाइटिस का टॉपिक भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और ये कैंसर्स के टॉपिक भी आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल हाइपोथायराइडिज्म कंप्लीट करके थायराइड को बिल्कुल बंद कर देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर पढ़िएगा।